हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल पर। और आज से हमारी सीरीज़ एनसीईआरटी से आमना सामना स्टार्ट हो चुकी है। ये सीरीज़ बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है, जो भी बच्चा प्रिपेयर कर रहा है किसके लिए, फर्स्ट ग्रेड एंड सेकंड ग्रेड के लिए। क्योंकि पिछले कुछ सालों में देखा गया है कि जो आरपीएससी है वो सीधे क्वेश्चन पूछती है एनसीईआरटी से, लाइन भी चेंज नहीं करती है और डिट्टो एज इट इज़ एनसीईआरटी की लाइन उठा के क्वेश्चन दे देती है। तो उसी सीरीज़ में आज जो हम स्टार्ट करने वाले हैं, कौन सा, पहला वीडियो जिसके ऊपर बनाया गया है, किसके ऊपर, नोबल गैसेस। तो देखिए, आप सबको पहले ही पता होना चाहिए कि नोबल गैसेस में कौन कौन सी गैस आ जाती है। तो पहली है हीलियम, देन नियॉन, देन आर्गन, देन क्रिप्टॉन, देन जीनॉन, देन रेडॉन। कभी कभी ये क्वेश्चन सीधे ये भी पूछ लेता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ नोबल गैस। तो आपको पता होना चाहिए कौन कौन सी नोबल गैस है। और एटॉमिक नंबर, एटॉमिक नंबर से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं कि एटॉमिक नंबर दे देता है और सीधे क्वेश्चन पूछता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग बिलोंग्स टू द विच ग्रुप और पीरियड। तो पता होना चाहिए कि आपको, या आप सबको पता है कि 8 प्लस करते हैं, फिर 8, देन 18, देन 18, देन 32। ये चीज़ सबको पता है। तो इससे भी आप निकाल सकते हैं। अगर आपको याद है हीलियम का 2 है तो क्या करना है, 2 बार 8 प्लस होगा, देन 18 18 देन 32। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो देखिए, हीलियम सबको पता है, नियॉन सबको पता है, आर्गन सबको पता है, क्रिप्टॉन सबको पता है, जीनॉन सबको पता है, रेडॉन सबको पता है। ये नया एलिमेंट याद रखना है सबको, ऑर्गेनेसन। इसका सिंबल क्या है, ओजी। रिसेंटली डिस्कवर्ड हुआ था, इसलिए इसका नाम क्या लिया है, ऑर्गेनेसन। अब देखिए नेक्स्ट स्टेटमेंट क्या है, ऑल दीज गैसेज आर केमिकली अनरिएक्टिव। असर्शन रीजनिंग में क्वेश्चन पूछ लेता है, असर्शन में देगा कि द नोबल गैसेज आर केमिकली अनरिएक्टिव, रीजनिंग में देगा क्यों, बिकॉज दे फॉर्म वेरी फ्यू कंपाउंड्स। वेरी फ्यू कंपाउंड्स क्यों फॉर्म करता है, क्योंकि इनका जो आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो क्या होता है, NH2NP6। NH2NP6 है, ऑक्टेट कंप्लीट है तो क्या है, स्टेबल। और स्टेबल होगा तो ये क्या करेगा, दूसरे के साथ कंपाउंड नहीं बनाएगा, इसलिए कैसे होता है, केमिकली अनरिएक्टिव। और इसलिए इन अनरिएक्टिविटी की वजह से इनको क्या बोलते हैं हम, नोबल गैसेस। तो यहाँ से एक असर्शन रीजनिंग का क्वेश्चन क्रिएट हो सकता है, असर्शन और रीजनिंग का क्वेश्चन यहाँ से क्रिएट हो सकता है। चलिए नेक्स्ट देखें अपन। इसमें लिखा हुआ है अक्यूरेंस में कि रेडॉन एंड ऑर्गेनोसेन के अलावा सब किस में पाए जाते हैं, एटमॉस्फेयर में। अब एटमॉस्फेरिक अबंडेंस की बात करें तो सबसे ज़्यादा अबंडेंस किसकी होती है, आर्गन। यहाँ से कैसा क्वेश्चन पूछा जा सकता है, सिंगल चॉइस मल्टीपल आंसर वाला, कि चारों ऑप्शन दे देगा वो कि आर्गन, नियॉन, हियॉन और क्रिप्टॉन। इनमें से अब एटमॉस्फेरिक अबंडेंस सबसे ज़्यादा किसकी होती है, आर्गन। तो आपको क्या याद रखना है, आर्गन की एटमॉस्फेरिक अबंडेंस क्या होती है, सबसे ज़्यादा होती है। नेक्स्ट देखें, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। नेक्स्ट पूछ सकता है वो, रियरेस्ट एलिमेंट ऑफ द ग्रुप। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जीनॉन एंड रेडॉन। तो नोबल गैसेस में जो रेयरेस्ट एलिमेंट है वो कौन कौन से हैं, जीनॉन एंड रेडॉन। दो दो के ऑप्शन दे देगा पेयर बना के और पूछ लेगा विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट रिगार्डिंग टू द रेयरेस्ट एलिमेंट ऑफ द ग्रुप। तो आपको याद रखना है, एक तो होता है जीनॉन और एक होता है रेडॉन। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये भी इंपॉर्टेंट नहीं है इतना एग्जाम परस्पेक्टिव से। हाँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ऑर्गेनिसोन के बारे में। एक तो इसका एटॉमिक नंबर याद रहना चाहिए और एक क्या याद रहना चाहिए, इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो पता होना चाहिए 5 5 14 6d10 7s2 एंड 7p6। ये लास्ट में अपन को पता ही है कि क्या होता है, 7s2 7p6। ये इतनी सी चीज़ याद रखनी कि 5 5 14 एंड 6d10। तो यहाँ से भी क्वेश्चन क्या हो सकता है, पुट हो सकता है। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़े। जैसा कि मैंने बताया इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसा होता है, हर नोबल गैस का लास्ट में क्या आता है, NH2 NP6। सिर्फ हीलियम का क्या होता है, 1s2। ये मैंने बता ही चुका हूँ कि जो इनएक्टिव नेचर है, केमिकली अनरिएक्टिव नेचर है किसका, नोबल गैस का, वो किसकी वजह से होता है, ड्यू टू देयर क्लोज शेल स्ट्रक्चर। क्लोज शेल स्ट्रक्चर का मतलब क्या है कि इनका इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, NH2NP6। तो यहाँ से एक असर्शन रीजनिंग का क्वेश्चन पुट हो सकता है। ध्यान रखने वाली चीज़ है, इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन आपको याद रखना है, कोई दिक्कत नहीं है। लास्ट में आपको पता है कि NH2NP6 होता है, सिर्फ हीलियम का क्या होता है, 1s2। ठीक है, तो हीलियम का क्या रखना है, 1s2। चलिए अब स्टार्ट होते हैं आपके असर्शन रीजनिंग में भी आ सकते हैं क्वेश्चन और सिंगल चॉइस मल्टीपल में भी आ सकते हैं। तो पहला है आयोनाइजेशन एंथैल्पी। दीज गैसेस एग्जिबिट वेरी हाई। इनकी जो आयोनाइजेशन एंथैल्पी होती है वो क्या होती है, वेरी हाई होती है। रीजन क्या है, ड्यू टू स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। यहाँ से सीधा सीधा क्वेश्चन बनता है किसका, असर्शन रीजनिंग का। ये असर्शन में आ जाएगा और ये किस में आ जाएगा, रीजन। अभी क्या बोल रहे हैं, इनकी स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की वजह से जो इनकी आयोनाइजेशन एनर्जी है वो क्या होती है, हाई होती है। तो सबसे पहले हमको समझना है आयोनेशन एनर्जी होती क्या है। तो मान लीजिए आपके पास कोई एटम है, न्यूक्लियस है, पॉजिटिव चार्ज है, बाहर क्या है, इलेक्ट्रॉन है।
इन दोनों के बीच में क्या होगा, कुछ अट्रैक्टिव फोर्स होंगे, कुछ क्या होंगे, अट्रैक्टिव फोर्स होंगे, या फिर इन दोनों के बीच में क्या होगा, अट्रैक्शन होगा। अब हमको क्या करना है, इस इलेक्ट्रॉन को अपन को निकालना है, तो अपन इसको क्या देंगे, कुछ एनर्जी देंगे। तो जितनी अमाउंट की एनर्जी नीड होती है बाहर वाले इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए, उसी को हम क्या बोलते हैं, आयोनेशन एंथैल्पी। अब देखिए इसने क्या लिखा है, ड्यू टू स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो अपन को पता है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, NH2 NP6, और ये कैसा होता है, स्टेबल। अब अगर स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है तो अपन को क्या देनी पड़ेगी, एनर्जी ज़्यादा देनी पड़ेगी, ताकि बाहर का जो इलेक्ट्रॉन है अपन निकाल सके, और जितनी ज़्यादा एनर्जी देंगे उतनी ज़्यादा क्या होगी, अपनी आयोनेशन एंथैल्पी। इसी वजह से इन गैसेस की जो आयोनेशन एंथैल्पी होती है वो क्या होती है, ज़्यादा होती है। तो रीज़न क्या है, ड्यू टू स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अब देखिए ये ट्रेंड में है, ये आपको पूछ सकता है स्टेटमेंट में, इट डिक्रीजेज डाउन द ग्रुप। नीचे जाते जाते क्या होती है, जो आयोनेशन एंथैल्पी है वो क्या होती है, डिक्रीज होती है। क्यों, देखिए सपोज हमारे पास हीलियम है, छोटा एटम है, और लास्ट में कौन आ गया, ज़ीनॉन, बड़ा एटम है। न्यूक्लियस पे चार्ज है पॉजिटिव, न्यूक्लियस पे चार्ज है पॉजिटिव, बाहर है इलेक्ट्रॉन, बाहर है इलेक्ट्रॉन। ये हमने मान लिया हीलियम, ये मान लिया हमने ज़ीनॉन। अब देखिए इन दोनों के बीच में अट्रैक्टिव फोर्स ज़्यादा होगा, कंपेयर करेंगे हम जब जिनॉन में। और अगर जिनॉन में न्यूक्लियस और बाहर के इलेक्ट्रॉन के बीच में अट्रैक्टिव फोर्स क्या होगा, कम होगा, तो हमको एनर्जी भी क्या करनी पड़ेगी, कम देनी पड़ेगी बाहर के इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए। और अगर एनर्जी कम देनी पड़ेगी तो आयोनेशन एनर्जी भी क्या हो जाएगी, कम। इसी वजह से डाउन द ग्रुप जाने पे जो आयोनेशन एंथैल्पी होती है वो क्या होती है, डिक्रीज होती। देखिए हीलियम की कितनी होती है, 2372, जिनॉन की कितनी है, 1170। डेटा आपको याद नहीं करना है, सिर्फ क्या याद रखना है कि इट डिक्रीजेज डाउन द ग्रुप विथ इंक्रीज इन एटॉमिक साइज। तो ये सारा खेल किसका था, आयोनेशन एंथैल्पी। आगे चलते हैं, नेक्स्ट पीरियोडिसिटी है एटॉमिक रेडियस। हम सबको पता है कि वो क्या होती है, इंक्रीजेस डाउन द ग्रुप विथ इंक्रीज इन एटॉमिक नंबर। और ये हमने पढ़ा था पीरियोडिसिटी में, ड्यू टू इंक्रीज इन द नंबर ऑफ शेल्स। डाउन द ग्रुप जाने पे क्या बढ़ जाते हैं, नंबर ऑफ शेल्स, जो कि क्या ज़्यादा होते हैं, डोमिनेट करते हैं किस पे, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज पे। तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज को डोमिनेट कौन करता है, नंबर ऑफ शेल्स, और नंबर ऑफ शेल्स बढ़ने की वजह से क्या हो जाती है, एटॉमिक रेडियस भी इंक्रीज हो जाती है। नेक्स्ट पीरियोडिसिटी है इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, वेरी इंपॉर्टेंट। दे हैव लार्ज पॉजिटिव वैल्यूज। तो जो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की वैल्यूज है वो क्या होती है, लार्ज होती है, पॉजिटिव। रीजन, नोबल गैसेज हैव स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन। यहाँ से फिर क्वेश्चन बन सकता है असम्पशन रीजनिंग में, ध्यान देने वाली बात है, दे हैव नो टेंडेंसी टू एक्सेप्ट द इलेक्ट्रॉन। अब देखिए इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, अब मान लीजिए कि अपन को पता है कि नोबल गैस का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन क्या होता है, NH2 NP6। अब इसमें अपन इलेक्ट्रॉन जोड़ सकते हैं क्या, नहीं ना। अगर इलेक्ट्रॉन जोड़ना है तो अपन को क्या देनी पड़ेगी, ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी। ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी तो क्या हो जाएगी, लार्ज पॉजिटिव वैल्यूज। इसी वजह से इनके स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन की वजह से जो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी होती है वो क्या होती है, इनकी ज़्यादा होती है। वेरी इंपॉर्टेंट असर्शन रीजनिंग क्वेश्चन कैन बी पुट फ्रॉम हियर। ट्रेंड, नो जनरल फॉलो अप ट्रेंड नोटिस। तो यहाँ से क्वेश्चन नहीं बनेगा क्योंकि कोई भी जनरल ट्रेंड फॉलो नहीं होता है। अगर आपको याद रखने की चीज़ है तो एक बार ये याद रख सकते हैं डेटा वाइज कि नियॉन की क्या होती है, सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी होती है। वैल्यूज़ याद नहीं करनी है, सिर्फ अगर पूछे तो अपन को ये ध्यान रखना है कि नियॉन की जो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी है वो क्या होती है, सबसे ज़्यादा होती है। यहाँ से सिंगल टाइप मल्टीपल क्वेश्चन पूछ सकता है। चलिए फिजिकल प्रॉपर्टीज, यहाँ से क्वेश्चन जो बनेगा वो बनेगा स्टेटमेंट टाइप। कैसा क्वेश्चन बनेगा, स्टेटमेंट टाइप। चार स्टेटमेंट दे देगा और भी पूछ लेगा विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फिजिकल प्रॉपर्टी रिगार्डिंग टू नोबल गैस। तो हमको पता होना चाहिए मोनोटॉमिक होते हैं। क्यों मोनोटॉमिक क्यों होते हैं, क्योंकि इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन क्या होता है, NH2 NP6, जो कि स्टेबल है, इसलिए क्या करते हैं, दूसरे के साथ कंपाउंड फॉर्मेशन नहीं करते हैं। ये याद रहेगा आपको मोनोटॉमिक। कलरलेस होते हैं, ऑर्डरलेस होते हैं, टेस्टलेस होते हैं। वाटर में कैसे सॉलिबिलिटी है इनकी, स्पेरिंगली सॉल्युबल इन वाटर, ये भी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी याद रखनी है। वेरी लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। अब यहाँ देखिए इस अकेले फोर्थ पॉइंट से कैसा क्वेश्चन बन सकता है, असर्शन रीजनिंग का। क्या बोल रहा है, वेरी लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। रीजन क्या है, बिकॉज द ओनली टाइप ऑफ इंटर एटॉमिक इंट्रैक्शन इन दिस एलिमेंट इज वीक डिस्पर्जन फोर्सेज। वीक डिस्पर्जन फोर्सेज जनरली कौन से होते हैं, वैन डर वाल फोर्सेज। कौन से होते हैं वीक डिस्पर्सन फोर्सेज, वैन डर वाल फोर्सेज। तो एक असर्शन रीजन का क्वेश्चन ये बन सकता है, असर्शन में दे देगा कि दे हैव वेरी लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, और रीजन में दे देगा कि दे हैव ओनली वन टाइप ऑफ इंटर एटॉमिक इंट्रैक्शंस विच इज वीक डिस्पर्सन फोर्सेज और वैन डर वाल फोर्सेज।
ठीक है, यहाँ से ये चीज़ याद रखनी है, हीलियम हैज़ द लोवेस्ट बॉइलिंग पॉइंट। ये भी चीज़ याद रखनी है कि कोई भी एलिमेंट हीलियम से नीचे बॉइलिंग पॉइंट नहीं होता है, तो हीलियम का सबसे क्या होता है, लोवेस्ट बॉइलिंग पॉइंट। पढ़ा है अपन ने, हीलियम के दो लिक्विड पाए जाते हैं, एक तो होता है हीलियम 1, एक होता है हीलियम 2। और हीलियम 2 को अपन क्या बोलते हैं, सुपर फ्लूइड। क्या बोलते हैं हीलियम 2 को अपन, सुपर फ्लूइड। और हीलियम क्या होता है, 1 क्या होता है, नॉर्मल लिक्विड। ठीक है, ट्रेंड इन मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीजेज डाउन द ग्रुप। देखिए यहाँ से भी क्वेश्चन बन सकता है वैसे, कि जो मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट है वो क्या होता है, इंक्रीजेज डाउन द ग्रुप। क्यों? क्योंकि डाउन द ग्रुप जाने पे क्या बढ़ते हैं, साइज बढ़ता है। साइज बढ़ेगा तो क्या बनेंगे इनके, वैंडर वॉल फोर्सेज। डाउन द ग्रुप जाने पे क्या बढ़ता है, साइज, और साइज बढ़ रहा है तो क्या बढ़ रहे हैं, वैन डर वाल फोर्सेज। और जितने ज़्यादा वैन डर वाल फोर्सेज होते हैं उतनी ज़्यादा क्या होती है इनकी मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। तो यहाँ से भी क्या बन सकता है, क्वेश्चन बन सकता है। एक इसकी अनयूजुअल प्रॉपर्टी है, डिफ्यूजिंग थ्रू मोस्ट कॉमनली यूज लेबोरेटरी मटेरियल्स सच एज रबर, ग्लास और प्लास्टिक। जैसे एक्सरे डिफ्यूज कर सकती है, वैसे क्या होती है, नोबल गैसेस भी क्या कर सकती है, डिफ्यूजिंग प्रॉपर्टी रखती है लेबोरेटरी मटेरियल्स के हर। ठीक है, ये सब किसके बारे में था, फिजिकल प्रॉपर्टीज। नेक्स्ट पढ़ेंगे हम केमिकल प्रॉपर्टीज, यहाँ से भी क्वेश्चन बन सकता है। लीस्ट रिएक्टिव होता है, हमने पढ़ा ही था कि लीस्ट रिएक्टिव होते हैं, इसलिए कैसे होते हैं, इनर्ट होते हैं, केमिकली अनरिएक्टिव होते हैं, नोबल होते हैं। क्यों? सेम रीजन, कंप्लीटली फिल्ड NH2 NP6 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिग्रेशन, ये हमने पढ़ा ही था। अब देखिए हाई आयोनेशन एनर्जी, अब क्या बोला है, हाई आयोनेशन एनर्जी मतलब एनर्जी नीडेड टू रिमूव आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन, वो भी ज़्यादा होगी तो ये क्या करेंगे, किसी से रिएक्ट नहीं करेंगे, इसलिए क्या हो जाएंगे, लीस्ट रिएक्टिव। या फिर मोर पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, इनकी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी भी क्या होती है, ज़्यादा होती है। इस वजह से ये किसी से इलेक्ट्रॉन भी एक्सेप्ट नहीं कर पाए, इसी वजह से ये कैसे होते हैं, इनर्ट होते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है यहाँ से, या तो असर्शन रीजनिंग पूछ लेगा या फिर स्टेटमेंट टाइप पूछ लेगा, दोनों टाइप के क्वेश्चन पूछ सकता है। आरपीएससी आजकल असर्शन रीजनिंग और स्टेटमेंट के बहुत क्वेश्चन पूछता है, तो उस नज़रिए से बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए, अब है कंपाउंड ऑफ नोबल गैस, इसमें से जनरली क्वेश्चन आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता है, ऐसा कुछ नहीं है। तो एक नील बार्लेट साइंटिस्ट थे, उन्होंने सबसे पहले क्या प्रिपेयर किया, कंपाउंड जिसका नाम था O2PTF6। इसी बेसिस पे उसने क्या पाया कि जो ऑक्सीजन है और जो जिनॉन की है, इनकी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी बोलो या आयोनेशन एनर्जी बोलो, क्या है, लगभग सेम है। तो उसने क्या किया, O2 को रिप्लेस करना चाहा किससे, जिनॉन से, और ये कंपाउंड फॉर्म किया XCPTF6 बाय मिक्सिंग PTF6 एंड जिनॉन। तो क्वेश्चन पूछ सकता है कि विच इज द फर्स्ट कंपाउंड ऑफ नोबल गैस वाज प्रिपेयर्ड बाय द नील बार्लेट। तो आपको पता होना चाहिए कौन सा है, XCPTF6। इसके बाद इसी वजह से कितने जिनॉन के कंपाउंड्स फॉर्म हुए विद द मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स, और जनरली कौन से थे, ऑक्सीजन एंड फ्लोरीन। ये भी ध्यान रखना है। तो जिनॉन है वो किसके साथ कंपाउंड फॉर्म करता है, मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, और वो कौन सा, ऑक्सीजन एंड फ्लोरीन। कंपाउंड्स ऑफ क्रिप्टॉन और फियर सिर्फ कौन सा नोन है, KrF2। और रेडॉन का नहीं कर सकते क्योंकि वो रेडियो एक्टिव होता है। और एक हमने पाया है RnF2 बाय रेडियो एक्टिव टेक्निक, इंपॉर्टेंट नहीं है। नो ट्रू कंपाउंड ऑफ आर्गन, नियॉन एंड जिनॉन, नो। तो अगर क्वेश्चन पूछेगा तो पूछ सकता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग नोबल गैस जनरली फॉर्म कंपाउंड्स, तो जिनॉन दे देगा, रेडॉन दे देगा, क्रिप्टॉन दे देगा और नियॉन दे देगा। तो अपन को पता होना चाहिए कि जनरली किसका फॉर्मेशन करते हैं, जिनॉन का। तो इतना इंपॉर्टेंट नहीं, ये टेबल बहुत इंपॉर्टेंट है, आरपीएससी बहुत बार क्वेश्चन पूछ चुकी है इससे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जिनॉन फ्लोरीन कंपाउंड्स, कौन से कंपाउंड्स पढ़ने वाले हैं अपन, जिनॉन और फ्लोरीन के। ठीक है, दे आर वेरी पावरफुल फ्लोरिनेटिंग एजेंट्स। अभी अपन देखेंगे कैसे ये पावरफुल फ्लोरिनेटिंग एजेंट्स है, क्या करते हैं ये, एफ अपने एफ को क्या करते हैं यहाँ से डोनेट कर सकते हैं। देखिए पहला कंपाउंड है XCF2। प्रिपरेशन कैसे होती है, सीधे जिनॉन को डिफ्यूज कराना होता है, रिएक्शन करानी होती है किससे, फ्लोरीन से। देखिए Xc+F2, जिनॉन को हमने एक्सिस में लिया है, क्या बन गया, XCF2। रिएक्शन से याद रखने के लिए नहीं है, लेकिन आप नॉर्मली पूछ सकता है कि प्रिपेयर कैसे करते हैं, तो क्या करोगे, सीधे जिनॉन को रिएक्ट कराते हैं F2 से। सेम XCF4 Xc+2F2, ये रेशो अगर आप थोड़ा याद रखेंगे तो बेहतर होगा। क्वेश्चन पूछ भी सकता है कि 1:5 रेशो में अगर Xc और 2F2 लेते हैं तो किसका फॉर्मेशन होगा, XCF4 का। 1:20 रेशो में लेते हैं तो किसका होता है, XCF6। अब देखिए XCF4 और XCF6 को प्रिपेयर करने के लिए किसका अमाउंट ज़्यादा है, फ्लोरीन का। लेकिन XCF2 को प्रिपेयर करते हैं जब किसका अमाउंट ज़्यादा है, जिनॉन का। तो एक क्वेश्चन यहाँ से भी वैसे पुट हो सकता है। एक ये बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है कि XCF6 को हम और कैसे प्रिपेयर कर सकते हैं, तो कैसे कर सकते हैं, XCF4 से।
अगर XeF4 की रिएक्शन किससे कराते हैं, O2F2 से, तो क्या मिलता है हमको, XeF6। इंपॉर्टेंट, पूछ सकता है रिएक्शन। जो ये प्रॉपर्टी है इंपॉर्टेंट नहीं है, कोई दिक्कत नहीं। स्ट्रक्चर वेरी इंपॉर्टेंट अगेन। जो XeF2 है इसका स्ट्रक्चर क्या होता है, लीनियर। अब देखिए हाइब्रिडाइजेशन भी पूछ लेता है यहाँ पे कभी कभी, तो हमको पता है हाइब्रिडाइजेशन कैसे निकालते हैं, सिग्मा प्लस लोन पेयर। कितने सिग्मा है, 1 2, और लोन पेयर कितने हैं, 3, तो टोटल कितना हुआ, 5। 5 हुआ तो हम क्या लिखते हैं इसको, sp3d। XeF4 का स्ट्रक्चर क्या होता है, स्क्वायर प्लेनर। इसका भी हाइब्रिडेशन निकालें तो हम 4 सिग्मा है, एक लोन पेयर है, तो क्या आ जाएगा, sp3d। तो हाइब्रिडेशन भी पूछ लेता है कभी कभी स्ट्रक्चर के साथ। स्ट्रक्चर बोलो चाहे आप इसको शेप भी बोल सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट मॉलिक्यूल है XeF6। अब देखिए 6 सिग्मा प्लस एक लोन पेयर कितना हो गया, 7। 7 के लिए क्या लिखते हैं अपन, sp3d3। और इसका स्ट्रक्चरल शेप कैसी होती है, डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रॉन। ये पूरा इंपॉर्टेंट, ये जो पोर्शन है ये क्या है, इंपॉर्टेंट है। बहुत बार क्वेश्चन पूछ सका है, सेकंड ग्रेड में भी, फर्स्ट ग्रेड में भी, तो उस नज़रिए से बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको हाइब्रिडेशन याद रखना है, उनकी क्या रखनी है, शेप याद रखनी। चलिए नेक्स्ट पढ़े हम, हाइड्रोलाइसिस ऑफ जीनॉन फ्लोरीन कंपाउंड। क्या कर रहे हैं हम, हाइड्रोलाइसिस कर रहे हैं, मतलब इनकी रिएक्शन आप किससे कराएंगे, हम वाटर से। तो पहला स्टेटमेंट क्या है, दे आर रीडली हाइड्रोलाइज्ड, मतलब बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं। जैसे वाटर दिखेगा क्या कर जाएंगे, हाइड्रोलाइसिस हो जाएगा। जैसे कि XeF2 का जो हाइड्रोलाइसिस करते हैं उसके बाद जो प्रोडक्ट मिलते हैं वो कौन कौन से होते हैं, Xe, HF एंड O2। यहीं से एक क्वेश्चन बन सकता है, ऑप्शन में दे देगा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्रोडक्ट आफ्टर हाइड्रोलाइसिस ऑफ XeF2। 3 ऑप्शन दे देगा ये, और एक ऑप्शन दे देगा कुछ भी और, XeO3 दे देगा, XeO2 दे देगा। तो आपको पता होना चाहिए कि अगर XeF2 का हाइड्रोलाइसिस कराया है हमने तो क्या मिल रहा है हमको, Xe, HF एंड O2। ये ऊपर मैंने बताया था कि ये कंपाउंड्स कैसे होते हैं, फ्लोरिनेटिंग एजेंट्स के रूप में बिहेव करते हैं। Xenon fluorides react with fluoride ion acceptors, जो F नेगेटिव को एक्सेप्ट कर सकते हैं उनके साथ रिएक्ट करते हैं टू फॉर्म कैटायनिक स्पीसीज। खुद का क्या बन जाता है, कैटायन। जैसे मान लीजिए यहाँ पे है XeF2, ये किसी फ्लोराइड आयन एक्सेप्टर के साथ रिएक्ट करेगा तो इसका तो क्या बन जाएगा, कैटायन, और ये क्या दे देगा, एक F नेगेटिव। या फिर एंड फ्लोराइन आयन डोनर्स टू फॉर्म फ्लोराइन आयन, या तो ये F नेगेटिव दे सकते हैं या फिर F नेगेटिव ले भी सकते हैं। इसलिए इनको क्या बोलते हैं, फ्लोरिनेटिंग एजेंट्स। रिएक्शन देखते हैं, देखिए ये XeF2 की रिएक्शन करेगी किससे, PF5। ये क्या एक्सेप्ट करेगा अब यहाँ पे, F माइनस एक्सेप्ट करके क्या कैटायनिक स्पीसीज बन जाएगी XeF प्लस, और ये क्या बन जाएगा, PF6 माइनस। सेम इधर XeF4 प्लस SbF5 क्या डोनेट कर रहा है ये, F नेगेटिव, तो डोनर का रूप में काम कर रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, कैटायनिक स्पीसीज बन जाएगी, और ये एनायनिक स्पीसीज। इस वाले में क्या कर रहा है, फ्लोराइड नेगेटिव आयन को एक्सेप्ट कर रहा है, तो ये क्या बन जाएगी, एनायनिक स्पीसीज। तो आपको सिर्फ रिएक्शंस लर्न कर सकते हैं, एक तो ये वाली इंपॉर्टेंट है और एक ये वाली इंपॉर्टेंट, दोनों इंपॉर्टेंट। आपको याद रखना है कि ये कैसे बिहेव करते हैं एज ए फ्लोरिनेटिंग एजेंट। अगेन वेरी इंपॉर्टेंट सेक्शन, फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड के लिए, क्या है, जीनॉन ऑक्सीजन कंपाउंड। देखिए हाइड्रोलाइसिस रिएक्शन विद वाटर गिव्स XeO3। अभी अपन ने ऊपर पढ़ा था कि XeF2 क्या देता है, XeF2 क्या क्या प्रोडक्ट देता है, एक तो Xe देता है, एक HF देता है, और एक क्या देता है, O2। पढ़ा है हमने। अब देखिए XeF4 क्या देता है, हाइड्रोलाइसिस के बाद एक Xe देता है और एक क्या देता है, XeO3। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछ सकता है कि XeF4 के हाइड्रोलाइसिस के बाद क्या मिलता है हमको, XeO3। सेम XeF6 के हाइड्रोलाइसिस के बाद क्या मिलता है हमको, XeO3। इसको हम बोलते हैं कंप्लीट हाइड्रोलाइसिस। क्या बोलते हैं हम इसको, कंप्लीट हाइड्रोलाइसिस। तो क्वेश्चन पूछे कि XeF6 का कंप्लीट हाइड्रोलाइसिस होता है तो क्या मिलता है हमको प्रोडक्ट, XeO3। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। लेकिन अगर इसका हम पार्शियल हाइड्रोलाइसिस करें तो हमको क्या मिलता है, XeF4 एंड XeO2F2। ये दोनों ही प्रोडक्ट किसके हैं, पार्शियल हाइड्रोलाइसिस के। तो क्वेश्चन कैसे पूछेगा, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोडक्ट इज ऑब्टेन्ड आफ्टर कंप्लीट हाइड्रोलाइसिस ऑफ XeF6। तो ये ऑप्शन दे देगा, ये ऑप्शन दे देगा, और ये ऑप्शन दे देगा। या फिर पूछ सकता है विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोडक्ट्स वी गेन आफ्टर पार्शियल हाइड्रोलाइसिस ऑफ XeF6। तो ये दोनों ऑप्शन आपको याद रखने चाहिए। तो कौन सा, एक तो XeOF4 एंड XeO2F2। वेरी इंपॉर्टेंट, ये दोनों ही जो टेबल है बहुत इंपॉर्टेंट है। XeO3 का स्ट्रक्चर बहुत बार पूछा है इसने, कैसा होता है, पिरामिडल। हाइब्रिडेशन क्या है, sp3। क्यों,
3 सिग्मा और एक लोन पेयर, टोटल 4। सेम XeO4 कितने सिग्मा, 1 2 3 4 5, 5 सिग्मा प्लस एक लोन पेयर कितने हो गए, 6 हो गए। तो हाइब्रिडेशन क्या हो जाएगा, sp3d2। स्ट्रक्चर कैसी है, स्क्वायर पिरामिडल स्ट्रक्चर बोल दो या फिर क्या बोल दो, इसको शेप बोल दो, बहुत इंपॉर्टेंट। ये पूरी टेबल क्या है, इंपॉर्टेंट है। देखिए तो हाइब्रिडेशन समझ में आ गया। इसका हाइब्रिडेशन निकालेंगे अपन तो 1 सिग्मा 2 सिग्मा 3 सिग्मा 4 सिग्मा और 5वां क्या है, लोन पेयर, टोटल कितने हो गए, 5। तो हाइब्रिडेशन क्या हो जाएगा, sp3d। देख ये ज्योमेट्री होती है वैसे, और इसकी जो शेप होती है वो कैसी होती है, सी सॉ। याद रखना इसकी शेप कैसी होती है, शी सॉ। और जो ट्राइगोनल पिरामिडल है वो क्या है, इसकी ज्योमेट्री, क्या है, ज्योमेट्री। ठीक है, हाइब्रिडेशन निकालना तो सबको आ ही गया होगा। सिग्मा प्लस सिग्मा बाउंड कैलकुलेट करना है, क्या कैलकुलेट करना है, लोन पेयर। हाइब्रिडेशन कैलकुलेट कैसे करते हैं, सिग्मा प्लस लोन पेयर। अगर इनकी वैल्यू टोटल कितनी आती है, 2 आती है, तो हम क्या लिखते हैं, sp। 3 आती है तो हम क्या लिखते हैं, sp2। 4 आती है तो हम क्या लिखते हैं, sp3। 5 आती है तो हम लिखते हैं sp3d। और 6 आती है तो हम क्या लिखते हैं, sp3d2। और वहीं 7 आती है तो हम क्या लिखते हैं, sp3d3। तो ये आपको याद होना चाहिए। हाइब्रिडेशन निकालने के लिए क्या याद होना चाहिए हमको, सिग्मा प्लस लोन पेयर। यूजेस, इस वाली टेबल से आरपीएससी सेकंड ग्रेड में 4 बार क्वेश्चन पूछ चुके हैं। पहला है हीलियम, तो किस में काम आता है, फिलिंग बलून्स, सिर्फ इतना सा याद रखना है। हीलियम किस में काम आता है, फीलियम बलून्स। सेकंड किस में काम आता है, न्यूक्लियर रिएक्टर्स में। थर्ड कैसे यूज आता है, एज अ क्रायोजेनिक एजेंट। फिर सुपर कंडक्टिंग मैग्नेट्स। तो आपको ये पूरी यूजेस की टेबल क्या करनी है, याद करनी, वेरी इंपॉर्टेंट। तो अब हम मिलेंगे अगले नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट उसके साथ। थैंक यू।